बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। मुल्क की तारीख का बदतरीन पावर ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क अंधेरे ही अंधेरे, लगता है पूरा इंतजामी ढांचा एक फूंक की मार है। जाती हुई असेंबलियों के अराकीन को इलेक्शन कमीशन का हुक्म, डिग्रियां चेक कराओ। लगता है इलेक्शन कमीशन मकबूले आम नारों के पीछे भाग रही है। आम इंतखाबात में हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना है, लेकिन हुकूमत वक्त का दामन कारकर्दगी से खाली है। लश्कर जंगवी के नाम पर वफाक पंजाब हुकूमत को दबाव में ला रहा है। पंजाब हुकूमत वाकई नाकाम रही या ये सब सियासी शोबदाबाजी है? कल रात 11:30 बजे पाकिस्तान में मुल्क की तारीख का बदतरीन पावर ब्रेकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। इस ब्रेकडाउन के बाद मुल्क भर में अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। एक अफवाह थी कि दहशतगर्दों ने तरबेला से आने वाली 500 kV लाइन उड़ा दी है। ऐसी अफवाहों से अंधेरे के साथ साथ खौफ भी फैल गया, जिसके बाद सेक्रेटरी पानी और बिजली राय सिकंदर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हबकों में खराबी के बायस तरबेला और मंगला सिस्टम ट्रिप कर गए। सिर्फ इतना सरकारी मौक़िफ़ ही सामने आ सका, जबकि इतलात हैं कि तरबेला पावर हाउस और तरबेला ग्रिड स्टेशन में 500 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन में खराबी पैदा हुई, जिससे मंगला पावर हाउस भी ट्रिप कर गया और पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और विफाकी दारुल हुकूमत में रात 11:30 बजे बिजली की तरसील रुक गई। यूं कराची, हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, डीजी खान, मियांवाली, बहावलपुर, पिशावर, मर्दान, चारसदा, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर जैसे मुल्क के बड़े बड़े शहरों समेत छोटे छोटे शहरों में भी बिजली बंद हो गई। लेकिन फिलवक्त हकीकत यह है कि अभी तक सही सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। एक खबर यह भी थी कि वजीर आजम ने इस तारीख के बदतरीन पावर ब्रेकडाउन का नोटिस लेते हुए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी कासिम खान की सरबराही में कायम की गई है। कमेटी में चीफ इंजीनियर पावर सिस्टम और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के हुक्काम शामिल हैं। इस कमेटी की हतमी रिपोर्ट जब आएगी सो आएगी। इस ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों का तयन हो या हस्बे रिवायत ना हो, ये तमाम बातें एक तरफ, फिल वक्त हम इस ब्रेकडाउन को एक हादसा ही समझते हैं। एक ऐसा हादसा जिसने हमारे बिजली के तरसीली निजाम का और रियासत के इंतजामी इदारों के ढांचे का पूरा पोल खोल कर रख दिया है। यानी महज एक लाइन में किसी भी किस्म की खराबी और पूरा मुल्क अंधेरों में। ऐसे पावर ब्रेकडाउन जिसका हमें सामना था का दूसरा मतलब है कि पूरा मुल्क मफलूज। ऐसे पावर ब्रेकडाउन के दूसरे पहलू का भी जायजा लीजिए कि हमारा दुश्मन हमारी सिर्फ एक मेन लाइन के खंभे को निशाना बनाकर पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान को मफलूज कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी बिजली की तरसील का सिर्फ एक ही सोर्स यानी जरिया होता है, या फिर ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल बंदोबस्त भी होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद और एक अहम माहिर साबिक सेक्रेटरी नेपरा फजलुल्लाह कुरैशी भी हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। मियां शाहिद, सबसे पहले ताजा सूरत हाल बताएं, अभी मुल्क में सब नॉर्मल है? उसामा, अभी तक नॉर्मल नहीं हो सका क्योंकि जो नेशनल पावर कंट्रोल सिस्टम है, सेंटर है, वहां से तो सब ठीक है, लेकिन कराची के कुछ एरियाज ऐसे हैं और मुल्क के दीगर इलाकों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हबको में अभी तक जो खराबी पैदा हुई थी रात को, वो अभी तक तशखीस उसकी नहीं हो सकी कि खराबी किस वजह से पैदा हुई थी और खराबी कहां है। 600 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदावार अभी बहाल हो सकी है। जहां तक उच्च पावर कंपनी का ताल्लुक है तो वहां से 500 मेगावाट की उसकी पैदावारी सलाहियत है, वहां से 180 मेगावाट अभी तक हासिल हो रही है। अभी जो है मुकम्मल तौर पर बहाली इसलिए नहीं कही जा सकती कि अभी जो वजारत पानी बिजली के हुक्काम हैं वो कहते हैं कि 80% इलाकों में बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है और जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही तमाम इलाकों में जिसकी जनरेशन जो है वो तरसील जो है वो बढ़ जाएगी। अभी कराची के कुछ इलाके हैं वहां पर बिजली नहीं गई और जो तरबेला और मंगला के जो पावर स्टेशन है वहां से भी बिजली जो है वो बहाल हो चुकी है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाकी फीडर्स हैं उनको बिजली की तरसील जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही पहुंचेगी। उसामा, ये बताएं कि एक दहाई में तीसरी मर्तबा ये हमारे साथ हुआ है
और अभी तक वजह भी नहीं पता चल सकी कि असल वजह थी क्या? उसामा, इसकी वजह जो है वजारत पानी बिजली वाले तो कोई नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि अभी तक वजह मालूम ही नहीं हो सकी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पावर कंपनी है वो उसको रात को जो है वो कुछ जो हमारे जराए हैं वो बताते हैं कि उनको शटडाउन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इस वजह से सिस्टम जो है बैठ गया। क्योंकि नेपरा की जब हियरिंग होती है तो उसमें एक टर्म बोली जाती है, उसको प्लाग कहते हैं, कि उनका मतलब यह होता है कि जब दोनों जो तलब और सप्लाई है उसका फर्क जो है वो खत्म हो जाए तो सिस्टम को थोड़ा सा आराम दिया जाता है। लेकिन वो कौन सा घंटा होता है कि जब पाकिस्तान में शटडाउन नहीं होता और पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होती, इसकी समझ आज तक नहीं आई। जितनी लोड शेडिंग है, जो जनरेशन रोजाना किसी ना किसी स्टेशन को आराम का बड़ा मौका मिल रहा होता है। अफसोस की बात है। हमारे साथ हैं साबिक सेक्रेटरी नेपरा और साबिक सेक्रेटरी पानी बिजली फजलुल्लाह कुरैशी साहब। फजलुल्लाह साहब, दोबारा भी कभी भी ऐसा हो सकता है? देखिए जी, हमारी ओवरऑल सिचुएशन है पूरे सेक्टर का, इट इज इन पुअर शेप, क्योंकि हर सेक्टर में एक स्पिनिंग रिजर्व होता है। इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए एक स्पिनिंग रिजर्व होता है जो हमारे पास सिफर है। तो जब भी कोई ट्रिप डाउन होता है या जब भी कोई झटका आता है, क्योंकि इस ट्रिप को मैं उर्दू में झटका बोलूंगा, इस किस्म का झटका जब आता है तो हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी हम उसको चलाते हैं जो हमारे पास कतई नहीं है। तो जहां भी अगर कोई ट्रिपिंग हुई, यानी कि अगर कोई पावर हाउस, बड़ा पावर हाउस किसी भी वजह से नहीं चलता या उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम को ले डूबेगा। क्यों कि आपका सिस्टम बड़ी माइनर कैपेसिटी पे आप देखिए जिस तो फिर फजलुल्लाह साहब, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आप जिसे झटका कह रहे हैं या ट्रिप कह लें होना, इसका मतलब है कोई नुकसान दुश्मन अगर पहुंचाए तो 24 घंटे नहीं, पता नहीं ना जाने कितने दिन लग जाए। नहीं, अब नहीं तो रिजर्व आपके पास नहीं है, नंबर वन। दूसरा ये है कि आपका जो कैपेसिटी 21,000 की कैपेसिटी में आप सिर्फ 8,000 पैदा कर रहे थे कल रात को 11 बजे, और जब 8,000 में एक पावर हाउस गया 500 का, दूसरा जब 1200 उसके चला गया, तो फिर आपके पास तो 25% का जब ये हो गया तो पूरा सिस्टम आपका बैठ गया, पूरी ग्रिड स्टेशन सारी, क्योंकि ये वेरी सडन जो सूरत हो सकती है। और जहां तक दुश्मनों का सवाल है वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो फिर फजलुल्लाह साहब ये बताएं, अभी एक कमेटी भी बन गई है, आगे भी हम इस पर बात करेंगे। कमेटियां पाकिस्तान में बड़ी बनती हैं, जिम्मेदारों का तायन हो सकेगा? जिम्मेदार तायन होना चाहिए, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास कैपेसिटी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिम्मेदारी सबसे बड़ी तो ये है कि जब हमारे पास पावर की कैपेसिटी है तो हम क्यों इस वक्त इतनी लंबी लोड शेडिंग कर रहे हैं? जब अब उसको क्यों नहीं हम चला रहे हैं? अब हम तेल के पैसे नहीं है, दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी दूर तक जाएगी इस चीज की। ठीक, यानी ये लोड शेडिंग नहीं, मुकम्मल ब्रेकडाउन था और सर्कुलर डेट भी इसकी एक वजह हो सकता है। फजलुल्लाह कुरैशी साहब, साबिक सेक्रेटरी नेपरा हमारे साथ है, मियां शाहिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। अफसोसनाक सूरत हाल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि दोबारा मुल्क में ऐसा ब्रेकडाउन नहीं होगा। 10 साल में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो टॉप स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे वो ये रही। जाती हुई असेंबलियों के अरकान को इलेक्शन कमीशन का हुक्म, डिग्रियां चेक कराओ। लगता है इलेक्शन कमीशन मकबूले आम नारों के पीछे भाग रही है। खबर है कि डिग्रियों की तस्दीक के मामले पर इलेक्शन कमीशन और सियासतदानों में महाजराई शुरू हो चुकी है। असेंबली के आखिरी दिनों में अरकान असेंबली को डिग्री की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन के खत ने नया मसला खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की इस सरगर्मी पर सियासतदान बिला तफरीक मुत्तहिद हो रहे हैं। वजीर कानून फारूक नाइक ने इलेक्शन कमीशन को हद में रहकर काम करने का मशवरा दिया तो अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने यहां तक कह दिया कि नाअहल हो जाएंगे, डिग्रियां नहीं देंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बीए की शर्त लगाई गई, जिसका मकसद शायद असेंबलियों में पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता अरकान की मौजूदगी था जो कानून को समझते हुए आवाम के लिए बेहतर कानून साजी कर सकें। यह शर्त तो बाद में खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद अरकान असेंबली के सर पर इसकी तलवार लटकती रही, जिसकी तेज धार के हाथों 2008 के इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली असेंबली के बहुत से अरकान की रुकनियत
शहीद हो गई। मौजूदा पार्लियामेंट में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के 1095 अरकान की डिग्रियों की तस्दीक की गई, जिनमें से 749 को तस्दीक के बाद मुस्तनद माना गया, जबकि 55 की डिग्रियां जाली करार पाई। इन्हीं में जमशेद दस्ती भी शामिल थे, जिनकी रुकनियत जाली डिग्री की वजह से छिन गई, मगर वो दोबारा इलेक्शन में कामयाब होकर असेंबली में पहुंच गए। इस वक्त जब मौजूदा असेंबली की उम्र 18 दिन से कम रह गई है, इलेक्शन कमीशन डिग्रियों के मामले पर फाल हो गया है और इसके हुकाम 249 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को डिग्रियों की तस्दीक के लिए 15 दिन की मोहलत का खत इरसाल कर चुके हैं। यह मोहलत 4 मार्च को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक तस्दीक ना करवाने वालों की डिग्रियां जाली तस्वुर की जाएंगी और आने वाले इंतखाबात के लिए वो अलहदा से नाअहल होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि वक्त आखिर डिग्रियों की तस्दीक का पेंडोरा बॉक्स क्यों खोला जा रहा है? क्या किसी ने यह तय कर लिया है कि मौजूदा असेंबली के अरकान को आर्टिकल 62-63 की छलनी से गुजर कर अगले इलेक्शन से हर सूरत बाहर रखना है, या मामला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए हमारा साथ दे रही हैं नसरीन परवेज, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। 5 साल गुजर गए, अब इलेक्शन कमीशन को क्यों जरूरी नजर आ रहा है डिग्रियों की तस्दीक करवाना? बात ये उसामा के वाकई ये बात इस स्टेज पे बहुत मज़ा का खेज लगती है। जब 5 साल गुजर गए तो आखिरी 2 हफ्तों में ये सब पूछा जा रहा है उन लोगों से जो 5 साल पहले पूछना चाहिए था, या फिर उस वक्त पूछते जब 3 साल पहले हमने डिग्री वेरिफिकेशन का काम शुरू किया था। सही। अब इस स्टेज पे मैं बता दूं जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं तो इस इदारे का नमक खाया है 20 साल। मैं स्टेट की मुलाजिम हूं, किसी हुकूमत की मुलाजिम नहीं हूं, और स्टेट के साथ वफादारी ये है और उस इदारे के साथ जिसका आपने नमक खाया हो कि उसकी इज्जत की जाए और इज्जत करवाई जाए। सही। इस इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसीलिए आज उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि लोग कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। असल में इस पूरे थिएटर का ये जो ड्रामा हो रहा है, इसका स्क्रिप्ट खुद इस मौजूदा पार्लियामेंट ने लिखा था 18वीं और 20वीं तरमीम के जरिए, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने का ड्रामा करके उसके हाथ पैर मुकम्मल तौर पे काट दिए हैं। जी, मैं नहीं समझती कि इस स्टेज के ऊपर डिग्री वेरिफिकेशन का सवाल उठाने की क्या जरूरत है। एक वजह समझ आती है, वो क्या? क्योंकि मीडिया ने इनको एक्सपोज बहुत कर दिया, दोनों पार्टियों को, मेजर पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। मीडिया का किरदार अब वो अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए इस कस्म के ड्रामे कर रहे हैं ताकि लोग समझें कि जी ये बड़े स्ट्रांग और बड़े ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम करने जा रहे हैं और लोगों से पूछगछ हो रही है, पूछताछ हो रही है, टैक्स के मामलात उठाए जा रहे हैं, 62, 63 को देखा जा रहा है, डिग्री वेरिफिकेशन की बात हो रही है, जबकि इस वक्त तो इसकी कतन ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, जब स्क्रूटनी की बात आएगी, अगर उस वक्त ये शर्त मैटर करती है तो आपको स्क्रूटनी के जो दिन बढ़ाए गए, मुझे नहीं मालूम कि अभी वो बिल अप्रूव हो गया या नहीं, या पार्लियामेंट ने उसको उस ड्यूरेशन को जो स्क्रूटनी के लिए दिया गया है उसको अप्रूव कर दिया है नहीं जी, 15 दिन अगर पर बात उसमें हो रही है। 15-20 दिन आपको मिल जाते हैं, जैसा कि पहले महीने की बात हुई थी, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये बनता है राइट कि वो इनसे स्क्रूटनी कराए और डिग्री वेरिफिकेशन की बात करे, और तमाम कंसर्न अथॉरिटीज को, जिसमें HEC और कंसर्न यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अभी से लेटर्स लिखना शुरू कर दें कि कमिंग इलेक्शन 2013 के लिए हम ये वेरिफिकेशन करें। एक तरफ तो आपको ये सब दिखावा लगता है, लेकिन आर्टिकल 62-63 सादिक और अमीन शरीफ लोग आ सकें, ये काबिल अमल भी है? देखिए, बात सारी ये है कि इस हद तक ये काबिल अमल है कि अगर इस पर ईमानदारी से अमल किया जाए और ड्यूरेशन जो बढ़ाई गई है अगर वो वाकई बढ़ गई है, चूँकि मैं नहीं जानती कि अब उसकी क्या पोजीशन है। जो ताहिरुल कादरी साहब ने एक क्वेश्चन उठाया था कि स्क्रूटनी का वक्त बहुत कम है, 3 दिन में स्क्रूटनी नहीं हो सकती, 30 दिन तो नहीं मिल रहा है। अगर उसका वक्त बढ़ा दिया गया है तो उस वक्त पता चलेगा इनकी नीयत का कि ये काबिल अमल है या नहीं है। बिल्कुल काबिल अमल है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन उसके लिए कंसर्न इदारों को, मसलन मैं आपको बताती हूँ कि जब 3 साल पहले डिग्री वेरिफिकेशन की बात शुरू हुई, अब तो गालिबन शर्त ही खत्म कर दी गई है ग्रेजुएशन की। जी हाँ, लेकिन उस वक्त भी जो HEC है वो चीखता रहा कि जनाब, मसलन तकरीबन
मोर देन 100 पीपल फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट, किसी ने अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन जो है वो नहीं दी। किसी ने कहा खो गई है, किसी ने कहा कि जी मिल नहीं रही है यूनिवर्सिटी, और भी लोग हैं, और भी ये लोग हैं। बहानेबाजियां चलती रही। इस वक्त इस मसले को उठाने का जवाब कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, सिवाय इसके कि लोगों को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। डिग्री से हटकर अगर हम बात करें नसीम साहिबा, अब बात हो रही है एक कमेटी होगी 5 इदारों की, उसमें नादरा है, नैब भी होगा और FIA भी। देखेंगे कि टैक्स ना दहिंदा ना हो, कोई टैक्स चोर ना हो, कर्ज ना दहिंदा ना हो, नैब का सजाए याफ्ता ना हो। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इन पर अमल करवा सकता है? मैं नहीं समझती कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर अमल करवा पाएगा। नियत होने के बावजूद नहीं करवा पाएगा, इसलिए कि आपके सारे इदारे जो हैं उनको दीमक लग चुकी है। हर इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डाल रहा है। ये जो नादरा का किस्सा उठाया गया है, नादरा की वजह से तो सारी गड़बड़ हुई है। नादरा के पास तो मैंडेट नहीं है इलेक्शन कमीशन की लिस्टें बनाने का, क्यों दिया गया उनको ये काम? इसकी वजह पूरा मुल्क जानता है, कम से कम वो लोग जरूर जानते हैं जो इलेक्शन से कंसर्न हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं। नादरा में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई और ये इदारा 18वीं और 20वीं तरमीम के बाद जितना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है जी। उसके बाद नादरा का चेयरमैन कौन है सबको मालूम है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है ये भी सब जानते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन किस पार्टी के रखे हुए हैं सब जानते हैं। मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन मार्क है, उठाया जा रहा है। अब रह गए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो तो बहुत मासूम आदमी, उनको ये ही नहीं मालूम कि हो क्या रहा है। उनको जो ब्रीफ कर दिया जाता है वो उसी को मन ऑन मीडिया से कह देते हैं। ये एक वाहिद मीडिया है जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस वक्त काम कर रहा है, जिसने इनको मजबूर कर दिया है कि ये अपनी न्यूट्रलिटी भी शो करें और अपने सख्त होने का जवाब भी पेश करें। लेकिन ये जवाब ड्रामे की हद तक नहीं होना चाहिए। ये काबिल अमल उस वक्त होगा जब ग्राउंड पे कोई चीज नजर आएगी। अभी तो इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ, अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई। उससे पहले ये जो शोर मच रहा है, इसका मकसद यही कि ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े न्यूट्रल और हम बड़ा जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी का पता उस वक्त चलेगा जब डेट अनाउंस होगी, बल्कि जब इलेक्शंस होंगे तब। एग्जैक्टली पहले इलेक्शन अनाउंस हो और डेट अनाउंस हो, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस हो। केयर टेकर गवर्नमेंट कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी न्यूट्रलिटी भी देखनी पड़ेगी कि जो प्लेयर्स केयर टेकर गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो उनका ताल्लुक किस पार्टी से है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ना बनाएं जिसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से ना हो। वजीर आजम साहब का भी, और ख्वाह वो कोई जज ही क्यों ना हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है जिसकी सियासी वाबस्तगी जो है वो लोगों को मालूम हो, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी इलेक्शन प्लेयर जो है वो उस वजीर आजम को एक्सेप्ट कर लेगा। करना बहुत भी नहीं बहुत चाहिए। शुक्रिया नसरीन परवेज साहिबा, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमसे बात कर रही थी। इलेक्शन कमीशन की नीयत अपनी जगह, कोशिशें अपनी जगह, इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन इन पर अमल करवाना एक बड़ा इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए, और इलेक्शन में ये सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हमारी अगली स्टोरी भी बहुत अहम है जिस पर आपकी तवज्जो दिलाएंगे। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है और आगे जिस स्टोरी पर हम बात करने वाले हैं हुकूमत की कारकर्दगी से जुड़ी है वो स्टोरी ये रही। आम इंतखाबात में हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना है, लेकिन हुकूमत वक्त का दामन कारकर्दगी से खाली है। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का दौर चल रहा है, जलसे जुलूसों का मौसम है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां सियासत का हुस्न बढ़ा रही हैं। सियासत के मैदान में लगी इस आग को देखकर महसूस हो रहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले वाकई नाकाम हो गए और इलेक्शन का मौसम बस शुरू हुआ ही चाहता है। इस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मौलाना नवाज शरीफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पहुंचे थे, मगर दोनों ने आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने पर गौर ही नहीं किया, बल्कि दोनों जमातों में इत्तेहाद के लिए कमेटी बनाकर अमीर जमात इस्लामी के उस बयान को भी गलत साबित कर दिया कि उन्हें कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बनता नजर नहीं आ रहा। इधर इलेक्शन में अवाम का सामने करने के लिए हर सियासी जमात अपने कारनामे गिनवाने की तैयारियों में है।
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मेट्रो बस मंसूबा मुकम्मल करके पार्टी को बड़ा क्रेडिट दिलवाने की कोशिश की है, जबकि इनके मुखालिफ चौधरी परवेज इलाही मेट्रो बस मंसूबे को ही आड़े हाथों ले रहे हैं। आज बावलपुर के जलसे में चौधरी परवेज मेट्रो बस ही नहीं, लैपटॉप, सस्ती रोटी स्कीम समेत दूसरे तरक्याती मंसूबों पर 4 हरफ भेज रहे थे, जहां उन्होंने अवाम को अपने दौर के तरक्याती काम भी याद दिलवाए। कारकर्दगी गिनवाने में अपने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी किसी से पीछे नहीं, जो चैलेंज के साथ कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में 25 साल से भी ज्यादा तरक्याती काम हुए। ये तरक्याती काम जाने कहां हुए। अवाम तो मौजूदा हुकूमत के दौर में बिजली की दिल दहला देने वाली लोड शेडिंग, सीएनजी के लिए लंबी कतारों और अमन अमान की खराबी का रोना ही रोते रहे। हुकूमती कारकर्दगी की एक और मिसाल पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटियों की शक्ल में नजर आई, जिन्हें देखकर आपको वाकई कहना पड़ेगा कि ये स्पेशल कमेटियां वाकई स्पेशल हैं। संजीदा और गंभीर मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने 11 के करीब स्पेशल कमेटियां बनाई, जिनमें आवाम की जान लोड शेडिंग से छुड़ाने का हल ढूंढने वाली कमेटी से लेकर अंदरूनी बैरूनी कर्जों से छुटकारे का हल ढूंढने वाली कमेटी भी है, और लापता अफराद का खोज लगाने के लिए बनाई गई मिसिंग पर्सन कमेटी, स्पेशल मिलेनियम गोल, कराची और बलूचिस्तान लॉ एंड ऑर्डर कमेटी इन्हीं में शामिल है। एक स्पेशल कमेटी सितंबर 2011 में सलाला हमले के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद के लिए भी बनाई गई, लेकिन कुर्बान जाइए हुकूमत की संजीदगी और कारकर्दगी पर कि इस कमेटी का कोई चेयरमैन ही मुकर्रर नहीं कर सकी। नाम की स्पेशल और लावारिस, सिर्फ ये एक कमेटी ही नहीं बल्कि लापता अफराद की कमेटी का भी यही हाल है, और बहुत सी कमेटियों के तो इजलास ही नहीं हुए। फिर इन कमेटियों के बनाने का क्या मकसद था? कागजी कार्रवाई या सिर्फ आंखों में धूल झोंकना? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, जो इस तरह की कुछ कमेटियों के मेंबर भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए, ये स्पेशल जो कमेटियां हैं इनकी तादाद तकरीबन 11 है, कारकर्दगी तो इनकी सिफर है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल जो स्पेशल कमेटीज बनी हैं पिछले 5 साल में, उनमें से किसी स्पेशल कमेटी की कोई कारकर्दगी नहीं है। बात जो है सिर्फ जो इत्माम हुज्जत के लिए बनाई गई थी। मसलन जो जॉइंट सेशन के बाद जो रेजोल्यूशन पास हुए थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए कि उन पे अमल दरामद होता है कि नहीं होता, ये कंप्लीट फेलियर रही हैं कमेटियाँ। ये स्पेशल कमेटीज जो हैं, इन्होंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, बल्कि स्पेशल का रेगुलर काम भी कोई नहीं किया। एक बात, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जो रेगुलर कमेटीज हैं जी, उन्होंने जरूर अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन उनकी भी जो कार्रवाई थी या कारकर्दगी थी या उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स तैयार की जी, हमारी एग्जीक्यूटिव ने उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव ने 5 साल जो है पार्लियामेंट को यरगमाल बनाई रखा, ना स्पेशल कमेटीज के को काम कर सकी। स्टैंडिंग कमेटीज ने काम किया, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना हो सका, कोई काम नहीं किया, एक प्रैक्टिकल शेप ना ले सकी जो है उनकी। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी थी, वो उसने जो है एलपीजी कोटास के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट जो है बनाई, इन्वेस्टिगेशन की, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं उस केस के ऊपर उस रिपोर्ट के ऊपर लेके अब सुप्रीम कोर्ट में हूँ, वहां से अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमारी ये NICL का बड़ा मशहूर फ्रॉड जो हुआ है, ये हमारी कॉमर्स की कमेटी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। इसी तरह रिलीजियस अफेयर्स की जो कमेटी थी, उसने हज का जो फ्रॉड था उसको इन्वेस्टिगेट किया। सही। तो आप देखें कितनी बड़ी फेलियर है कि ये तमाम रिपोर्ट्स, इसके अलावा और भी बहुत सी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स जो है वो अदालत में पहुंच गई, लेकिन हमारी एग्जीक्यूटिव जिनके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, पहले गिलानी साहब थे, अब राय साहब है, उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, बल्कि इंतहाई, मैं लफ्ज जरा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको कोई हिजाब भी नहीं आया कि ये इसको डिनाई करते हुए या इसको एक्सेप्ट करते हुए। एक बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस रही है एग्जीक्यूटिव की वजह से। हुकूमत पर तनकीद तो आप कर रहे हैं ख्वाजा साहब, वो अपनी जगह, लेकिन इन स्पेशल कमेटियों का फिर मकसद क्या रह जाता है? जिस तरह उसामा साहब पंजाबी में कहता है, खूह खाते में चीज डालने की कमेटियां हैं। इसमें कोई अमल दरामद करने की या कोई आउटपुट देने वाली कमेटियां नहीं है। ये चीजों को टालने की, उनको चीजों को मुलतवी करने की, चीजों को जो है वो
लिंगर ऑन करने का एक तरीका था जो हमारी एग्जीक्यूटिव ने, जो पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, ना वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हुई, ना पार्लियामेंट उनसे किसी चीज पे अमल दरामद करा सकी। मेजॉरिटी जो थी वो कोलिशन के पास थी। अपोजिशन जो है पिछले 5 साल जो है शोर मचाती रही मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, लेकिन कोई नतीजा उसका जो है ना पाकिस्तानी अवाम को मिल सका है और ना को पार्लियामेंट जो है वो पिछले 5 साल की कारकर्दगी के कोई फख्र की बात कर सकती है। हाँ, ये कहते हैं कि जी 2 तरामीम हुई, उससे इम्प्रूव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी हद तक, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। जी, आप मानते हैं? NFC अवार्ड हुआ, वो पास हुआ, लेकिन ये देखें जो परफॉर्मेंस हो सकती थी उसका मेरा ख्याल है 80-85% जो है वो नहीं हुआ, और 5-10-15% हो जाने से पाकिस्तानी अगर इन कमेटियों ने कुछ नहीं किया तो कोई खुद एहतसाबी का अमल नहीं है इन कमेटियों के लिए? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं? उसामा साहब, बड़ी दफा ये उठाया भी गया, बल्कि जब एक रेजोल्यूशन जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, मसलन ड्रोन के उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और उसके बाद एक और फिर रेजोल्यूशन आपको याद होगा कि 2008 अक्टूबर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद दोबारा फिर जो है रेजोल्यूशन आया इसका उसामा बिन लादेन के आपके हम नाम के जो वाकया हुआ है अहमदाबाद में, उसके ऊपर दोबारा आया, और उसमें ये बाकायदा 2-3 दिन ये पूछा जाता रहा कि भाई वो आपने पहले भी एक ड्रोन्स के ऊपर भी रेजोल्यूशन पास किया था, वो ड्रोन को बंद नहीं हुए, आप एक नया रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके ऊपर ये जुडिशियल कमीशन भी बैठा उसामा बिन लादेन के ऊपर के वाकये के ऊपर, वो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट ही गायब हो गई है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सरबराही में वो कमीशन बैठा, जिसमें अशरफ काजी साहब, एक जनरल साहब थे, मेरा ख्याल नदीम उनका नाम था, उसके मेंबर थे, मैं भी उसके सामने पेश हुआ अपनी पार्टी की तरफ से, और बेशुमार दुनिया पेश हुई। लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खुलूस के साथ उनके सामने जो भी उनका किरदार था वो बयान किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई किसी कहीं में नहीं आई, बिल्कुल वो भी खूब खाते में चली गई है। तो ये 5 साल इन्होंने गुजारने थे किसी न किसी तरह, और मौजूदा हुकूमत ने इनका मतमा नजर या इनका मकसद लूटना था, लोगों की जेबों में से, अवाम की जेबों में से पैसे निकालना था, कौमी खजाने को जो है वो उसको बर्बाद करना था। वो मकसद उन्होंने जरूर पूरा किया है, लेकिन हुक्मरानी के जो तकाजे होते हैं अवाम के, यानी ये कमेटियां जितनी भी बनी सारे अहम इश्यूज पर, मुल्क की बैनुल-अक़वामी इश्यूज पर सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारने का बहाना था, और इसमें अपोजिशन के हमें याद रखना चाहिए मेंबरान भी इन कमेटियों में थे। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून पंजाब। इनके सामने हम सवाल रखने वाले हैं रहमान मलिक, विफाकी वज़ीर दाखिला के, क्योंकि हमारी अगली स्टोरी जिस पर हम इनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद, वो ये है आपके सामने। लश्कर जंगवी के नाम पर वफाक पंजाब हुकूमत को दबाव में ला रहा है। पंजाब हुकूमत वाकई नाकाम रही या ये सब सियासी शोबदाबाजी है? रहमान मलिक साहब मुसलसल कई रोज से पंजाब हुकूमत पर बरस रहे हैं। उनका कहना है कि कोयटा और मुल्क के दीगर शहरों में दहशतगर्दी मुलव्वस कल अदम लश्कर जंगवी का हेडक्वार्टर पंजाब में है, और पंजाब हुकूमत लश्कर जंगवी वालों की पुष्टपनाही कर रही है। रहमान मलिक ये भी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने लश्कर जंगवी के खिलाफ 22 मुकदमात खत्म किए। विफाक ने पंजाब हुकूमत को 734 दहशतगर्दों की फहरिस्त दी थी, लेकिन उनके खिलाफ लूला लंगड़ा ऑपरेशन किया गया। इस मामले पर वो क्या क्या कहते रहे, वो सुन लें। लश्कर जंगवी सिपाही साहबा, खास तौर पे लश्कर जंगवी के बहुत से ठिकाने हैं पंजाब में। हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लश्कर जंगवी अपनी एक्टिविटी आज़ादाना तौर पे जारी रखे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बखर से इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से मैंने अपना उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार करवाया था। इसी अंदाज में राना सनाउल्लाह के साथ आपने मेरी वो बड़ी तस्वीरें देखी हुई हैं। जंग में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था,
वहां पर हमने उनके साथ तावन किया था। मैं जो नाम ले रहा हूं, कभी मेरे साथ बैठ जाएं, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे इनकार करते। ये थे मौलाना अहमद लुधियानवी, हमारे प्रोग्राम यकीन में वो गुफ्तगू कर रहे थे सना बुच्चा से, और उसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से जो सीट एडजस्टमेंट का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जमात अहले सुन्नत वल जमात और पंजाब हुकूमत के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो रही है, उस बारे में बात की। इसका भी हम जवाब जो है वो लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर कानून पंजाब। बहुत शुक्रिया राना साहब। इससे पहले कि मैं मौलाना अहमद लुधियानवी के बयान की तरफ आऊँ, रहमान मलिक वज़ीर दाखिला हैं, विफाकी वज़ीर दाखिला, उनका बयान आज का कहते हैं मुआहदे के तहत पंजाब हुकूमत और लश्कर जंगवी सिंध और बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है आपका। देखें, बात यह है कि एक आदमी जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो एक यानी फेडरेशन के चारों सूबे जो है वो आपस में भाई हैं, वो दो सूबों के मतलब एक सूबे को इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इनफैक्ट वो फेडरेशन को कमज़ोर कर रहा है। यानी रहमान मलिक का ये बयान जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो अपनी जगह पे, लेकिन ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, और इसलिए हम ये बात कहने पे मजबूर हैं कि रहमान मलिक जो है इसकी जो हुब्बुल वतनी है वो मशकूक है, और ये आदमी जो है गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंट है आदमी, और ये इस मुल्क को तबाह करने के ऊपर जो है वो तुला हुआ। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की जनरल स्टेटमेंट कि जी पंजाब जो है वो बलूचिस्तान में और सिंध में जो है वो हालात ख़राब कर रहा है, यानी इससे उनका क्या मकसद है? उनका लश्कर अगर बाकायदा मुआहदा है आपका। देखिए, बात ये है कि अगर मुआहदा है तो वो कहाँ है मुआहदा? वो मुआहदा कौम के सामने लाएं। अगर पंजाब में हेडक्वार्टर है लश्कर जंगवी का, तो और पंजाब हुकूमत जो है वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, तो बजाय इसके कि इस किस्म की गुफ्तगू करने के वो आए ना, वो तो कह रहे हैं, कहते हैं पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया, हम लेंगे, आपको कोई इतराज नहीं है, वफाकी हुकूमत आ जाए एक्शन ले ले। उनको ये गुफ्तगू करते हुए आज 10 दिन हो गए हैं, और वो एक्शन लें और दिखाएं दुनिया को कि जी ये हेडक्वार्टर था, पंजाब हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं ले रही थी, हमने जो है ये एक्शन लिया है। और अब वो जो कह रहे हैं कि कोयटा के वाक़यात जो हैं उसमें पंजाब मुलव्वस हो सकता है, आप मुझे ये बताएं कि कोयटा के जो वाक़यात हुए हैं उनकी जो वहाँ पे FIR लॉन्च हुई है वो पंजाब ने करवाई है, वो उसकी उस FIR को जो है वो पंजाब पुलिस ने उसको लाहौर से गया बात ये भी उनका इल्ज़ाम गलत है और ये बात साबित नहीं हुई। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि वो जो FIR वहाँ पे लॉन्च हुई है 100 के करीब एक दफ़ा और 100 के करीब एक दफ़ा आदमी शहीद हुआ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने उन लोगों को नामजद किया जिनका ये नाम ले रहे हैं? क्यों नहीं उन तंजीमों को के लोगों को नामजद किया FIR में? क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार करते और वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेट करते? 22 मुकदमात आपने खत्म कर दिए, दिखावे का सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हैं। बात ये है कि जहाँ तक मलिक इसहाक के मुकदमात का मामला है, तो आप मुझे ये बताएं कि मलिक इसहाक के ऊपर मुकदमात किस दौर में बने थे? जब मियाँ शहबाज शरीफ इस मुल्क का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त मलिक इसहाक गिरफ्तार हुआ, उस वक्त मलिक इसहाक के खिलाफ मुकदमात बने, और वो बरी कब हुआ है? मुशर्रफ के दौर में। बात यह है कि ये तो बगैर किसी सबूत के और सिर्फ उनका मकसद ये है कि पंजाब को डिस्क्रेडिट किया जाए दूसरे सूबों की नज़र में, और इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो डिस्क्रेडिट किया जाए। ये बताएं, आपका कोई सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा है अहले सुन्नत वल जमात से? देखिए, हमारा किसी जमात से अभी तक जो है वो सीट एडजस्टमेंट का जो है वो कोई मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2008 का जंग से, और वहाँ पे तकरीबन को 50,000 वोट इनको पड़ा, तो क्या 50,000 लोगों को उठा के आप समुद्र में फेंक देंगे उनको? क्या उनका वोट का राइट नहीं है? बात तो ये है कि अगर शहबाज शरीफ उन्होंने आज भी ये कहा यकीन प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, कि सामने मेरे बिठा के बात कर दें कि शहबाज शरीफ की जगह वो बैठे और फिर शहबाज शरीफ साहब जीते। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई आदमी जो है वो कागज जमा करवा दे और बाद में वो कागज जो है विड्रॉ कर ले, तो उसमें मेरा क्या जुर्म है? यानी बात ये है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ उसका नाम मोहम्मद अहमद हो, उसका नाम राना आपने उनसे कहा बैठने के लिए, अभी भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, आगे जाके कोई उनसे बात नहीं होगी आपकी? कतन किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट की ना को बात हुई है, ना को आगे बात होगी। जंग में एक जगह पे उनके वोट हैं, वहां से लोग उनके कामयाब होते रहे, इस मरतबा भी हो सकता है वो इलेक्शन लड़े और वहां से कामयाब हो जाए। लेकिन बात तो ये है इलेक्शन लड़ना जो है, साहब के साथ तस्वीरें जो है वो मुसलसल मीडिया में सामने आती रहती हैं, दिखाई जाती हैं कि आप उनके साथ कैंपेन में। नहीं, वो देखें मुसलसल आने वाली बात जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन जंग में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट थे आज़म चेला साहब,
तो वहाँ पे मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने और इनके लोगों ने वहाँ पे उनको वोट दिए थे और उनको सपोर्ट किया था। इसमें अच्छा, कोई आप कहते हैं कि बतौर वज़ीर आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन में किसी को वोट देना या किसी से वोट मांगना भी कभी कोई जुर्म हुआ है? मुझे बताएं, आप वज़ीर कानून है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखते हैं, अगर रहमान मलिक साहब के इल्जामात गलत हैं तो हकीकत क्या है? लश्कर जंगवी कहीं तो है, कहीं तो उसका वजूद है, आपने एक्शन क्या लिया? लश्कर जंगवी जो है वो वज़ीरिस्तान में होगी, वज़ीरिस्तान में उसके लोग होंगे, वहाँ पे वो दहशतगर्दी के मंसूबे बना के वहाँ, यहाँ क्या पंजाब में ये कल की बात है, पंजाब में हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं खुदकुश धमाका और दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता था। हमने उस नेटवर्क को नहीं तोड़ा, हमने लोगों को गिरफ्तार नहीं किया और हमने पंजाब को जो है वो दहशतगर्दी से जो है वो अल्लाह के फजल से किसी हद तक जो है उसको महफूज नहीं। पंजाब में कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई पंजाब में क्या खत्म हो गया? देखें, बात ये है कि क्रिमिनल जिस तरह से बाकी जगहों पे छुपे होते हैं उस तरह तो हर जगह पे होंगे, लेकिन पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं है, पंजाब में कोई मिलिटेंसी का कैंप नहीं है। अगर रहमान मलिक इस बात को साबित कर दे तो हम पूरी कौम से न सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि इस बात का जवाबदेह होंगे। लेकिन रहमान, अगर कोई नेटवर्क पंजाब में हुआ, अगर वो साबित कर दे, हाँ, लेकिन बात यह है कि किसी बात को साबित किए बगैर रहमान मलिक जो है बड़ा चैलेंज है वो फेडरेशन के दरमियान जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करके गैर मोहतात और मुल्क दुश्मन गुफ्तगू करके जो वो यानी मुल्क को नुकसान पहुंचा एक्शन आपने अभी तक पंजाब में कोई लिया है? वो कहते हैं हमने ये 734 की कोई लिस्ट ये बिल्कुल बकवास, आपको ये इतना झूठा आदमी है कि इसकी यानी मैं समझता हूं कि जो मिर्जा जुल्फकार ने कहा था ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है पंजाब हुकूमत को 734 दहशतगर्दों की फहरिस्त दी थी, लेकिन उनके खिलाफ लूला लंगड़ा ऑपरेशन किया गया। यही तो प्रॉब्लम है कि ये झूठ ही ऑन रिकॉर्ड बोलता है ये, और इसका हाल ये है वो जो जुल्फकार मिर्जा ने कहा था कि ये सेब खा रहा है, उसे पूछो क्या खा रहा हो तो कह रहा मैं केला खा रहा हूँ। यानी इतना झूठा आदमी है। कोई 734 की इन्होंने हमें लिस्ट नहीं दी, किसी इन्होंने मिलिटेंसी कैंप की या कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी, किसी जगह पे निशानदेही नहीं की। हमने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम जिसके बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना जो है बड़ा मुश्किल है, हमने पुलिस के लिए 5 सालों से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो इम्पोर्ट करने की इजाजत दें। वो इन्होंने हमें कोई जरूरत नहीं है, लश्कर जंगवी का वजूद ही नहीं है, कोई दहशतगर्द यहां पर है ही नहीं। पंजाब में एक मुसलसल और तसलसल के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो हर वक्त जो है वी आर इन ऑपरेशन। हमने लोग पहले भी पकड़े हैं, अब भी पकड़े हैं, और तभी जाके जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो पंजाब में रुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा चैलेंज दिया है, वो कहते हैं कौम के सामने सबसे वो माफी मांगेंगे अगर वज़ीर दाखिला ये साबित कर दें, रहमान मलिक साबित कर दें कि कोई नेटवर्क बाकायदा तौर पर हेडक्वार्टर लश्कर जंगी का पंजाब में मौजूद है। एक बड़ा चैलेंज है, देखते हैं कि विफाकी वज़ीर दाखिला इसका क्या जवाब देते हैं। बहरहाल असल मकसद दोनों हुकूमतों का, पंजाब हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो या कोई भी सूबाई हुकूमत हो, मकसद दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और इसके लिए तमाम को कोलैबोरेशन करनी चाहिए, इकट्ठे बैठकर काम करना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। मैं बहुत मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून पंजाब का कि वो तशरीफ लाए, उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए। मोहम्मद उसामा गाजी को टॉप स्टोरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे।